अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं बैंकिंग के लिए या ऑडिट प्रोफेशनल हैं या एफपीएससी का टेस्ट दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, लाजमी है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की हिस्ट्री क्या है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या एरियाज़ कवर होते हैं, इसे कंप्लायंस डिपार्टमेंट कैसे कवर करता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है और पाकिस्तान कब ग्रे लिस्ट से निकलेगा, ये चीज़ें आपको पता होनी लाजमी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। मैं जब कंप्लायंस प्रोफेशनल बन रहा था और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को ऑडिट करता था, तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी सर्च करता था। मुझे कहीं कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट क्या करता है और कंप्लायंस डिपार्टमेंट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का क्या रिलेशन है। और जब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आई, तब से कंप्लायंस डिपार्टमेंट ने क्या क्या इसमें चेंजेस लाया और कंप्लायंस डिपार्टमेंट के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कितने डिवीजन्स होते हैं, मुझे कोई इसके बारे में बताता भी नहीं था और लोगों को इसके बारे में ख़ुद भी नहीं पता था। तो इस वीडियो के बाद आपको ये सब कुछ पता होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप अगर किसी बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप अगर ऑडिटर हैं या आप कंप्लायंस प्रोफेशनल हैं या आप एफपीएससी का टेस्ट दे रहे हैं, सीनियर ऑडिटर का टेस्ट दे रहे हैं या आप किसी अकाउंटेंसी बॉडी का टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। एएमएल और सीएफटी के बारे में हमने बहुत सा सुना है। सबसे पहले तो एएमएल जो है उसे कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी को कहते हैं काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। आप में से बहुत से लोग इसकी एब्रीविएशन गलत करते होंगे, लेकिन इसकी एब्रीविएशन है काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो इसको आपने ठीक तरह प्रोनाउंस करना है। सेकेंडली, एंटी मनी, इसके दो पार्ट्स हो गए, एएमएल और सीएफटी। एएमएल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आप रोकते हैं लॉन्डर्ड मनी को, जो नाजायज़ पैसा होता है, जो किसी भी गलत तरीके से आपने पैसा जमा किया होता है, वो सिस्टम में ना लाया जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इस चीज़ का नाम है कि रोकना। एंटी का मतलब रोकना उस मनी को जो लॉन्डर्ड मनी है, जो गलत सोर्सेज से कमाई गई मनी है, उसको सिस्टम में लाने से रोकने को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म किया, जिसे सीएफटी कहा जाता है। इसमें आप किसी भी पैसे को, लॉन्डर्ड मनी हो या कोई भी मनी हो, जो आपका पैसा है उसको टेररिज्म में इन्वॉल्व होने से रोकना। यानी जो आपका पैसा आउटफ्लो हो रहा है, जो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जा रहा है, वो कहीं ऐसी जगह पे यूज़ ना हो जहाँ पे टेररिज्म में फाइनेंस ना हो। तो अब आपको ये मेजर डिफरेंस पता लग गया एएमएल सीएफटी का कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मकसद है और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का क्या मतलब है। सो गाइस, अब आगे चलते हैं हम इस पे। पाकिस्तान में इसकी हिस्ट्री क्या है या दुनिया में इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है। 2001 में एक एफएटीएफ नाम का इदारा बनता है। आपने अक्सर सुना होगा इस बारे में, अक्सर इसकी एब्रीवेशन पे इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन भी आता है टेस्ट में भी और इंटरव्यू में भी कि एफएटीएफ क्या है। एफएटीएफ कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका नाम याद रखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये 2001 में पॉलिसीज़ डेवलप करती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे। ये वही फोर्स है जिसने दुनिया में 3 लिस्ट बनाई हैं, वाइट लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। इस टाइम करंटली पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। होपफुली कुछ अर्से में वाइट लिस्ट में आ जाएगा और अल्लाह करे कि ब्लैक लिस्ट में ना आए। उसके अलग अलग फ़ायदे और नुकसान है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो पाकिस्तान में इसका फिर अमल कब से स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान में 2010 में एएमएल-सीएफटी एक्ट आया। एएमएल-सीएफटी एक्ट के तहत एक इदारा बनाया गया एफएमयू। ये भी एक क्वेश्चन नोट कर लें, ये एक टेस्ट में भी पूछा जाता है और ख़ास तौर पे बैंकिंग के इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है कि एफएमयू क्या है। एफएमयू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, जो 2010 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बना। जितनी भी हमारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की या सीएफटी की रिपोर्टिंग्स होती हैं, वो हम इस इदारे को बताते हैं। जितने भी बैंक्स होंगे, ब्रोकेज हाउस होगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, उसको जहाँ पे कोई शक पड़ेगा कि ये लॉन्डर्ड मनी है या ये पैसा फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए यूज़ हुआ है, तो वो इस इदारे को रिपोर्ट करेगी।
ये भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका प्रॉपर एक आपको सिखाऊंगा कि ये इस इदारे को कैसे रिपोर्ट होता है और इस इदारे को रिपोर्ट करने के क्या किस किस ग्राउंड्स पे इस इदारे को रिपोर्ट करना चाहिए। अब आगे हम इसका एक व्यू लेते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को फिर कंप्लायंस का पार्ट क्यों बनाया गया, इंटरनल ऑडिट का क्यों नहीं बनाया गया, क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था इंटरनल ऑडिट और कंप्लायंस में मेजर डिफरेंस। तो इंटरनल ऑडिट का पार्ट इसे इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये इंटरनल ऑडिट का काम होता है कि वो सिर्फ आपको बताएगा कि ये वीकनेसेस हैं। इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इम्प्लीमेंट इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, डेट इज़ कंप्लायंस डिपार्टमेंट। वो इसको फुली इम्प्लीमेंट करवाएगा, इस पर ट्रेनिंग्स देगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को तैयार करेगा कि कोई भी लॉन्डर्ड मनी सिस्टम में ना आ सके और कोई भी पैसा सिस्टम से फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के लिए यूज़ ना हो सके। ओके, अब जब ये कंप्लायंस का पार्ट बन गया तो कंप्लायंस ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या 3 डिपार्टमेंट्स हैं, और ये आपके इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है कि ये डिपार्टमेंट्स क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है KYC और CDD। सेकंड डिपार्टमेंट है कस्टमर स्क्रीनिंग। थर्ड डिपार्टमेंट है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग। मैं इन तीनों को प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट है KYC CDD। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर और CDD का मतलब है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। तो जब भी कोई कस्टमर आपके पास आएगा एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास आएगा, जिस तरह बैंक हो गया या ब्रोकरेज फर्म होगी, और आके कहता है कि मैंने अकाउंट ओपन करवाना है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो उसका एड्रेस क्या है, वो आप पूरा प्रॉपर वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करेंगे। आपने किसी बैंक में अकाउंट भी ओपन करवाया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लाजमी लेते हैं। और सोर्स ऑफ इनकम तो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वो आपसे उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लाजमी लेंगे कि आप ये पैसा कमा के कहाँ से ला रहे हैं। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और सिस्टम में इनपुट कर देंगे। ये सारा मैकेनिज़्म फ्रंट लाइन ऑफिसर करते हैं, फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस करता है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके सिस्टम में पंच कर देता है। सेकेंडली होता है कस्टमर स्क्रीनिंग। अब कस्टमर स्क्रीनिंग होती क्या है, उस कस्टमर को स्क्रीन कैसे किया जाए? उस कस्टमर को स्क्रीन करने का जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि UNSC, आपने एक इदारे का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक ब्लैक लिस्ट जारी करती है जो ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। उस ब्लैक लिस्ट में जिसका भी नाम आ रहा हो उसका आप अकाउंट नहीं खोल सकते। साथ ही साथ जिस इदारे के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था FMU, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बंदा आपके पास आया आप उसका अकाउंट तो नहीं ओपन करेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट करेंगे FMU को कि भाई ये बंदा मेरे पास आया था अकाउंट ओपन कराने फ़लाँ फ़लाँ ब्रांच में फ़लाँ फ़लाँ जगह पे। सेकेंडली, अगर वो बंदे का अकाउंट पहले से आपके पास है और उसका UNSC की लिस्ट में नाम आ गया है तो आप उसका उसी टाइम अकाउंट ब्लॉक करेंगे और साथ ही FMU को रिपोर्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं दूसरी लिस्ट जो ब्लैक लिस्ट की है, जो पाकिस्तान की लोकल लिस्ट है, उसे कहते हैं नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। ये भी एक ब्लैक लिस्ट जारी करती है जिसमें जितने भी लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाता है पाकिस्तान में, उन लोगों का सेम आप यही करेंगे कि उनका अकाउंट नहीं खोलेंगे। अगर अकाउंट है तो उनको आप ब्लॉक करके और FMU को रिपोर्ट करेंगे, ना उसके बाद आप उन्हें पैसे दे सकते हैं ना उनसे ले सकते हैं। थर्ड हम चलते हैं ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग पे। तो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग क्या होती है? ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग ये होती है कि जो आपने KYC में कस्टमर से सारा डाटा लिया होगा, आपने उसको चेक करना है कि वो जितनी भी ट्रांजैक्शन अपने सिस्टम से इन आउट कर रहे हैं, क्या वो जो उसने इनिशियली इन्फॉर्मेशन दी थी वो वहीं से कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेजर डिफरेंस आ रहा हो कि वो आपको बता रहा हो कि मेरी तो सैलरी इनकम आएगी लेकिन उसकी 10 जगह से इनकम आ रही हो और उसके कोई सोर्सेज भी आइडेंटिफाइड ना हो। तो ऐसे सिनारियो में सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? सबसे पहला काम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में आप ये करेंगे, कस्टमर से पूछेंगे कि भाई आपने हमें ये बताया था, आपकी तो और सोर्सेज से भी इनकम आ रही है या और सोर्सेज से भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो अगर वो आपको जवाब दे देता है और सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस दे देता है कि ये सोर्सेज से इनकम आ रही है, इसके एविडेंसेस ये हैं, मैं फ़लाँ जगह एक्स्ट्रा जॉब कर रहा था, या वट एवर द सिनेरियो है, या मैंने कोई ज़मीन बेची है, या
मेरा दुकान से रेंट आ रहा है, अगर वो फर्दर एविडेंसेस दे देता है देन इट इज़ ओके, आप उसको रिकॉर्ड का पार्ट बना लेंगे, उसकी केवाईसी अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता तो सेम आप उसको एफएमयू में रिपोर्ट करेंगे और उसका अकाउंट आप ब्लॉक नहीं करेंगे। इस केस में आप अकाउंट ब्लॉक नहीं करेंगे। ये कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज़ वेरी करती हैं। कुछ कंपनीज में ये होता है कि जब आप एफएमयू को केस रिपोर्ट हो जाता है और एफएमयू से एज अ केस एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उससे बिजनेस रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ कंपनीज कहती हैं कि इसका केस इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं है और एफएमयू को हमने एज अ रेगुलेटरी रिपोर्टिंग किया है, लेकिन हम इससे बिजनेस बेनिफिट ले सकते हैं और वो फर्दर अपने एविडेंसेस दे देगा, तो इस केस में हम उसको टाइम दे देते हैं। कंपनी टू कंपनी पॉलिसी पे वेरी करता है, लेकिन एफएमयू को रिपोर्ट करना इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अब जो केवाईसी में एक मेजर चीज़ है, केवाईसी में एक मेजर चीज़ ये है कि आप कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कस्टमर जो आपके पास आया है वो हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है या लो रिस्क है। ये कैटेगराइजेशन करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप बैंक में अगर काम करते हैं या बैंक का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि AML CFT SPP की जो रेगुलेशंस हैं, या अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं अदर देन बैंक तो वो पूछेंगे कि SCCP की जो रेगुलेशंस है AML CFT की, उसमें किन अकाउंट होल्डर्स को हाई रखा जाता है, किन को मीडियम और किन को लो रखा जाता है। इसमें दो मेजर चीज़ें हैं जो हर जगह यूज़ होती हैं। एक तो मेजर चीज़ ये है कि रेगुलेटर ने कुछ अकाउंट्स बता दिए हैं कि ये अकाउंट्स एवर एंड एवर आपने इनको हाई रिस्क रखना है। हाई रिस्क रखने से क्या होगा, उनको सिर्फ नाम या लेबल दे देना हाई मीडियम रिस्क नहीं है। हाई रिस्क की आपने केवाईसी इन्हेंस करनी है, इसे कहते हैं EDD, इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस करनी है। इसी तरह जो मीडियम होगा उसकी थोड़ी कम, और जो लो रिस्क अकाउंट्स होंगे उनकी आपने सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस करनी है। इसलिए रेगुलेटर ने आपको कहा है कि आप 3 कैटेगरीज बनाएं और जो हाई रिस्क हो उन पे उनकी ज़्यादा केवाईसी करें, जो मीडियम हो उनकी थोड़ी कम करें, और जो लो रिस्क है उनकी सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस करें। तो एक तो हो गया रेगुलेटर ने आपको बता दिया कि हाई रिस्क ये वाले अकाउंट मैंडेटरी। तो दूसरे हम कैसे जज करेंगे कौन से मीडियम है, कौन से हाई हैं या कौन से हैं? वो हमारी जजमेंट पे वो हम जजमेंट पे फैसला करेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट देखेंगे कि हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, उससे डाटा ले रहे हैं, तो हमारी जजमेंट क्या है, क्या ये इस बंदे को हाई रिस्क में होना चाहिए, क्या इसको मीडियम में होना चाहिए, या क्या इसको लो रिस्क में होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रेगुलेटर डिफाइन करता है कि हाई किन अकाउंट्स को मैंडेटरी करना है। फॉर एग्जांपल वो रेगुलेटर कहता है कि भाई जो अकाउंटेंट्स होंगे, जो लॉयर्स होंगे, जो ज्वेलर्स होंगे, जो NGOs होंगी, जो NPOs होंगी, जो PEP अकाउंट्स होंगे, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन होंगे, ये सब अकाउंट मैंडेटरी आपके ऑफिस में, आपके सिस्टम में, आपके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे हाई मार्क होने चाहिए और आपने इनकी इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस करनी है। सेकेंडली, अब वो कौन से अकाउंट्स हैं जो जजमेंट की बेस पे फैसला करना है। फॉर एग्जांपल नेटवर्थ कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, किसी कंपनी में 10 मिलियन होती है, किसी में 20 मिलियन, किसी में 50 मिलियन, कि इससे ज़्यादा का अकाउंट आएगा तो वो हमें लगेगा कि वो हाई नेटवर्थ अकाउंट है, तो उसको आपने हाई रखना है। स्टूडेंट और वाइफ 5 लाख से 7 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हम उसको हाई कंसिडर करेंगे। ये केसेस टू केसेस वेरी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये जो है लाइन ऑफ डिफेंसेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसकी एक पिक्चर भी है जो मैं आपको यहाँ लिंक में भी शेयर कर दूंगा, और अपने फेसबुक पेज पे भी मैंने शेयर की हुई है जो मियां कंदील नासर ACCA के नाम से है। आप उस पर भी देख सकते हैं, उस पर भी टाइम टू टाइम आप इसको इस तरह का नॉलेज ले सकते हैं। तो ये जो लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, इसमें फर्स्टली ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इन सब चीज़ों को केवाईसी करेगी। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कंप्लायंस है वो इसकी स्क्रीनिंग और ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग खुद भी करेगा और फ्रंट लाइन को ट्रेन भी करेगा, ताकि फ्रंट लाइन से ही वो बैरियर जो चलता, जो फाइनेंसिंग की जो गलत चीज़ें आए हैं वो फर्स्ट बैरियर पे रुक जाए। अगर वहाँ से पास होती हैं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसे रोक लेगा, नहीं तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल ऑडिट उसे हाईलाइट करेगा, या उसके बाद लाइन ऑफ डिफेंसेस तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन रेगुलेटर आके उस पर एक्शन लेगा। और जैसे आपने देखा होगा बहुत से बैंक्स को बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स की पेनलाइज किया गया है। इवन इंटरनेशनली आप देखें तो
HBL के जो साथ जो हाल हुआ है। तो आपको ये चीज़ें इंटरव्यू और टेस्ट दोनों के लिए लाजमी पता होनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। और मियाँ कंदील नासर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।